हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3, थ्योरी ऑफ लॉजिक। और आज हमारा यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के अंदर ही हम पढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं कि यूनिट नंबर 3 में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू एकेटी यूनिवर्सिटी यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यानी कि यूनिट 3 का सिलेबस क्या है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो देखिए, यूनिट नंबर 3 के अंदर मेनली आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो प्रपोजिशन लॉजिक और दूसरा प्रेडिकेट लॉजिक। देखिए, यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ लॉजिक और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्रपोजिशन लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो यहां पर अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो सबसे पहले हम प्रपोजिशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रुथ टेबल क्या होती है, टॉटोलॉजी, सेटिस्फिएबिलिटी, कॉन्ट्राडिक्शन, अलजेब्रा प्रपोजिशन, थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस। ये सारे के सारे टॉपिक हमारे प्रपोजिशनल लॉजिक के ही हैं, यानी कि सब प्रपोजिशन के अंदर ही आता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट लॉजिक, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट, वेल फॉर्म फार्मूला ऑफ प्रेडिकेट, क्वांटिफायर्स एंड इन्फ्रेंस थ्योरी ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक। यानी कि यहां पर हमें प्रपोजिशन लॉजिक पढ़ना है और प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ना है। तो दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी यूनिट बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी सी यूनिट है। ये यूनिट हमारी 7 to 8 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी और बहुत ही सिंपल यूनिट है। अगर हम कंपेयर करें यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 से, तो ये यूनिट दोनों से ही ज्यादा आसान है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस यूनिट को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी। और कोई भी यूनिट हो, अगर आप उसको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे, सारे टॉपिक अगर आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसलिए आपको आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का लेक्चर एकदम बेसिक लेक्चर होगा, जहां पर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और बेसिक चीजों को ध्यान से समझेंगे। तो आज का लेक्चर लगभग हमारा पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आगे के जितने भी लेक्चर्स आएंगे उन सभी को समझने के लिए आज का लेक्चर जरूरी है। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत सिंपल चीजें हैं, बस आपको ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रपोजिशन की, और फिर प्रपोजिशन के अंदर ही हम बात करेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स की। तो स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशन से। प्रपोजिशन या स्टेटमेंट एक ही बात है, आप प्रपोजिशन भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है प्रपोजिशन और स्टेटमेंट? देखिए, प्रपोजिशन और स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यानी कि आप मान लीजिए मैंने आपको कोई सेंटेंस बताया और उस सेंटेंस का आंसर आपने ट्रू या फॉल्स में दे दिया, तो इसका मतलब वो जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, वो सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाएगा, या उसी सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं, प्रपोजिशन कह सकते हैं। देखिए, उसी चीज को यहां पर लिखा गया है। प्रपोजिशन और स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए, यहां पर जो वर्ड लिखा है डिक्लेरेटिव, इसका मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। और देखो वही आगे लिखा भी है। तो अ प्रपोजिशन और स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। लेकिन दोनों नहीं हो सकता। यानी कि मैंने कोई सेंटेंस आपको बताया, अगर वो सेंटेंस ट्रू है या वो सेंटेंस फॉल्स है, तो वो प्रपोजिशन कहलाएगा। अगर वो ट्रू भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है, तो उसके बाद वो प्रपोजिशन नहीं कहलाएगा। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में आप नहीं बता सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स है, वो सेंटेंस आपका प्रपोजिशन नहीं होगा। प्रपोजिशन वही सेंटेंस कहलाएगा जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल की भी बात करेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल से पहले और कुछ चीजें देखिए यहां पर। इफ एनी प्रपोजिशन इज ट्रू, अगर मान लीजिए कोई प्रपोजिशन ट्रू है, देखिए प्रपोजिशन होगा तो देखिए अगर प्रपोजिशन है तो वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दो ही चीज हो सकती है। तो इफ एनी प्रपोजिशन इज ट्रू, अगर प्रपोजिशन मान लीजिए ट्रू है, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अगर कोई प्रपोजिशन ट्रू है तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी उसको हम कैपिटल टी या फिर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी प्रपोजिशन की, इफ एनी प्रपोजिशन इज ट्रू, अगर कोई प्रपोजिशन ट्रू है, कोई प्रपोजिशन क्या है, ट्रू है, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू, तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी उसको या तो कैपिटल टी से डिनोट करेंगे या 1 से डिनोट करेंगे। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा।
नाउ एंड इफ द प्रपोजिशन इज फॉल्स, अगर मान लीजिए प्रपोजिशन क्या है, फॉल्स है। देखिए अगर प्रपोजिशन फॉल्स है देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज डिनोटेड बाय एफ और जीरो, एफ और जीरो, और यहां पर क्या था, टी और वन। तो अगर प्रपोजिशन ट्रू है तो या तो कैपिटल टी या वन से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉल्स है तो कैपिटल एफ या जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब यहां पर एक देखिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जैसा मैंने कहा कि सभी सेंटेंस प्रपोजिशन नहीं हो सकते या सभी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकते, है ना। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए कि इंपॉर्टेंट चीज कि कौन से सेंटेंस प्रपोजिशन नहीं होंगे। तो देखो जितने भी सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में होंगे वो प्रपोजिशन नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए कहीं पर कमांड्स दे, मतलब कमांड्स टाइप के या ऑर्डर कहीं पर दे रहे हैं, तो वो सेंटेंस भी क्या होंगे, प्रपोजिशन नहीं होंगे। या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी क्या होंगे, प्रपोजिशन नहीं होंगे। विश है, ये सब प्रपोजिशन के अंदर नहीं आते। अभी बहुत सारे एग्जांपल से हम इसको समझेंगे कि ये प्रपोजिशन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में है, कमांड्स की फॉर्म में है, ऑर्डर की फॉर्म में है, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में या विश और भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो सब प्रपोजिशन नहीं होते हैं। क्लियर है। तो समझ में आ गया प्रपोजिशन कौन से होते हैं, जिनका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। टी एंड एफ आर कॉल्ड ट्रूथ वैल्यू। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो टी और एफ है ट्रूथ वैल्यू होती है, दोनों की दोनों क्या है, ट्रूथ वैल्यू है ना। ये ट्रू के लिए यूज करते हैं, इसको फॉल्स के लिए यूज करते हैं। टी एंड एफ आर ऑल्सो कॉल्ड प्रपोजिशनल कांस्टेंट, और इनको हम प्रपोजिशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, कुछ एग्जांपल है। फॉलोइंग आर द प्रपोजिशन, यहां पर कुछ एग्जांपल है और ये सभी एग्जांपल क्या है, प्रपोजिशन के एग्जांपल है। ध्यान दीजिएगा जरा, प्रपोजिशन के एग्जांपल क्यों है। पहला एग्जांपल देखिए, 2 + 2 = 4। देखो 2 + 2 = 4, इस सबको मालूम है कि 2 + 2 4 होता है, ठीक है। अब ये 2 + 2 = 4, इसका आंसर हम ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं। देखो ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू। 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस स्टेटमेंट है, इसको हम प्रपोजिशन कह सकते हैं। देखिए वैसे भी यहां पर सभी प्रपोजिशन लिखे हुए हैं। तो 2 + 2 क्या है, प्रपोजिशन है, एक स्टेटमेंट है। और कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी। अब इसके आगे देखो नेक्स्ट, 2 + 2 = 6। समझ में आ गया होगा, 2 + 2 = 6, इसका मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट तो है क्योंकि हम बता सकते हैं कि ये फॉल्स है। जिस सेंटेंस को हम बता सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, वो सभी सेंटेंस स्टेटमेंट होंगे या उनको हम क्या कहेंगे, प्रपोजिशन कहेंगे। नेक्स्ट देखो, पेरिस इज इन इंडिया, अगेन अ स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट, इसलिए क्योंकि हम बता सकते हैं कि ये फॉल्स है। क्या है ये, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, यानी कि इसका आंसर हम ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो, x = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² = 4। आप जानते हैं x² = 4 के दो सॉल्यूशन होते हैं, है ना, प्लस माइनस 2। अब यहां पर क्या दे रखा है कि x = 2 जो है इसका एक सॉल्यूशन है, तो बिल्कुल एक सॉल्यूशन तो है इसका, x = 2। तो इसका मतलब ये भी क्या स्टेटमेंट है, ट्रू है। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू। नेक्स्ट देखो, द सन राइजेज इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द वेस्ट। देखिए अब आप अगर इसको इंग्लिश की तरह से सोचेंगे तो सेंटेंस क्या है, गलत लिखा हुआ है ना। लेकिन हमें यहां पर क्या देखना, हमें यहां पर देखना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है, ये प्रपोजिशन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो स्टेटमेंट तो ये है, क्यों, क्योंकि ये फॉल्स है। द सन राइजेज इन द वेस्ट क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। बात समझ में आ रही है, इट इज, ये क्या है, फॉल्स है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। 6 < 7, देखो 6 < 7 यानी कि इट इज ट्रू, तो ये अगेन इट इज अ स्टेटमेंट, और केस ट्रूथ वैल्यू क्या है इसकी, ट्रू। नेक्स्ट देखो, 3 > 5, इट इज फॉल्स, इसका मतलब ये भी क्या है, स्टेटमेंट है। तो आप ध्यान दीजिए, जितने भी यहां पर एग्जांपल लिखे हैं ये सब प्रपोजिशन के एग्जांपल हैं। प्रपोजिशन कहें या स्टेटमेंट कहें, बात एक ही है। क्लियर हो गया, और सभी की ट्रूथ वैल्यू इधर लिखी गई है। आगे देखिए कुछ और एग्जांपल जहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉलोइंग आर नॉट प्रपोजिशन, ये सारे प्रपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है ये प्रपोजिशन, क्योंकि यहां पर जो ये एग्जांपल दिए गए हैं, यहां पर आप इनको नहीं बता सकते कि इनका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, पहला सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग। अब इसको आप ये नहीं कह सकते ना कि ट्रू है या फॉल्स है, इसके ये एक ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसको आप कह सके कि इट इज ट्रू और फॉल्स। और वैसे भी मैंने आपको यहां पर बताया था
कि अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में, कमांड, ऑर्डर, एक्सक्लेमेशन या विश की फॉर्म में है तो वो प्रपोजिशन नहीं होगा। तो यहां पर ये प्रपोजिशन नहीं है। क्यों? रीजन भी लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन है। क्लोज द डोर, अगेन इट इज अ कमांड या इसको ऑर्डर भी कह सकते हैं, है ना। तो ये भी क्या है? ये भी आपका प्रपोजिशन नहीं है। और ये सभी एग्जांपल वो है जो प्रपोजिशन नहीं है। व्हाट अ हॉट डे, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहां पर अगेन इट इज नॉट अ प्रपोजिशन। मे गॉड हेल्प यू, यानी कि इट इज, मे गॉड हेल्प यू यानी कि इट इज अ विश, और इट इज ऑल्सो नॉट अ प्रपोजिशन। अब यहां पर देखो, इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। 4 माइनस एक्स इक्वल टू 8 एंड इट इज नॉट अ प्रपोजिशन। क्यों नहीं है ये प्रपोजिशन? रीजन देखिए, क्योंकि 4 माइनस एक्स इक्वल टू 8, आप ये नहीं कह सकते कि ये जो सेंटेंस लिखा है या जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटमेंट तो है ही नहीं है, ये जो लिखा है ये फॉल्स है या ट्रू है। क्या आप इसको कह सकते हैं इट इज फॉल्स और ट्रू? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू पे। यानी कि यहां पर x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यानी कि यहां पर हम नहीं बता सकते कि इट इज ट्रू और फॉल्स। ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रू है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये फॉल्स है। इसका मतलब अगेन इट इज नॉट अ प्रपोजिशन, ये भी प्रपोजिशन नहीं है। तो प्रपोजिशन वही होगा जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा यहां पर है प्रपोजिशनल वेरिएबल्स। अब देखिए प्रपोजिशनल वेरिएबल्स कुछ नहीं है। प्रपोजिशनल वेरिएबल्स का यहां पर मतलब है कि हमारे पास जो प्रपोजिशन होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर होते हैं उनका यूज करते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं प्रपोजिशनल वेरिएबल्स। ध्यान दीजिएगा, अब प्रपोजिशन और स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय द लेटर्स। जो हमारा प्रपोजिशन होता है जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए हम जनरली पी क्यू आर लेटर का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, पी क्यू आर लेटर का यूज करते हैं। एंड दीज लेटर्स आर कॉल्ड प्रपोजिशनल वेरिएबल, और इन्हीं को हम कहते हैं प्रपोजिशनल वेरिएबल। यानी कि प्रपोजिशनल वेरिएबल कुछ नहीं है, सिर्फ हम प्रपोजिशनल वेरिएबल उनको कह रहे हैं जिनकी हेल्प से हम प्रपोजिशन को डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पर हम प्रपोजिशन को डिनोट करेंगे पी क्यू आर से। जैसे देखो एग्जांपल भी लिखा है 2 + 2 = 4। हमने अभी देखा था कि 2 + 2 = 4 क्या था? एक प्रपोजिशन था। तो इस प्रपोजिशन को हम पी के इक्वल मान सकते हैं या हम इसको पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या नेक्स्ट देखो एग्जांपल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अगेन इट इज ट्रू स्टेटमेंट, है ना। तो इसको जैसे यहां पर किससे रिप्रेजेंट कर दिया? क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। तो प्रपोजिशनल वेरिएबल समझ में आपको आ गया होगा कि प्रपोजिशनल वेरिएबल हमारे क्या है, यहां पर पी क्यू आर है। अब एक और एग्जांपल यहां पर मैंने लिया है जिससे कि आपको जो थोड़ा बहुत डाउट हो वो भी सब क्लियर हो जाए। देखिए क्या कहा गया यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर प्रपोजिशन। यहां पर ये काफी सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हमें ये बताना इनमें से कौन सा प्रपोजिशन है और कौन सा प्रपोजिशन नहीं है। आगे क्या कहा कि व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दोज दैट आर प्रपोजिशन। अब देखिए जो प्रपोजिशन है उनकी ट्रूथ वैल्यू भी हमें क्या करनी है? बतानी है। तो ध्यान दिए यहां पर जरा, बहुत सिंपल है। पहला देखिए, पहला सेंटेंस, इज दिस ट्रू, तो ये तो क्वेश्चन है, इट इज नॉट अ प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन नहीं है। देखिए आंसर सबके नीचे लिखे हुए हैं। तो पहला वाला पार्ट हमारा प्रपोजिशन नहीं है। बात समझ में आ गई? फर्स्ट पार्ट इज नॉट अ प्रपोजिशन। क्लियरली समझ में आ गया? ये प्रपोजिशन नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन है ना। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मतलब आपको सिंपली एक चीज ध्यान रखनी है, जिस सेंटेंस को आप कह सकते हैं कि ये या तो ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि अगर कोई सेंटेंस ट्रू है या फिर कोई सेंटेंस फॉल्स है तब तो वो प्रपोजिशन की कैटेगरी में आएगा, प्रपोजिशन कहलाएगा, नहीं तो प्रपोजिशन नहीं कहलाएगा। इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। राम इज अ नेम, देखिए इट इज ए स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए राम इज ए नेम, तो ये सही बात है ना। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये ट्रू है, यानी कि स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट है, यानी कि ये प्रोपोजिशन है। देखो इसका आंसर लिखा है प्रोपोजिशन है। आगे देखिए, प्लीज सबमिट योर प्रपोजल एज सुन एज पॉसिबल। मतलब यहां पर अगर आप देखें, मैं आपसे पूछूं कि यहां पर जो ये लिखा प्लीज सबमिट योर प्रपोजल एज सुन एज पॉसिबल, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस यहां पर लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स है? इसके बारे में आप नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। मतलब इसका आंसर आप ट्रू फॉल्स में नहीं दे सकते। इसका मतलब ये प्रपोजिशन नहीं है, नॉट अ प्रपोजिशन। ठीक है ना।
4 इज इवन। अब सब जानते हैं कि 4 जो होता है इवन नंबर होता है। इसका मतलब ये कैसा ये एक स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये ट्रू है। क्या ये ट्रू है? तो इट इज अ स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं डी का आंसर क्या है? प्रपोजिशन। स्टेटमेंट क्या है या प्रोविजन क्या है? बात एक ही है। यहां जरा ध्यान दो, 5 बिलोंग्स टू, देखिए ये सेट लिखा हुआ, यहां कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 नंबर लिखे 167, इसका मतलब ये सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट आते हैं 167। अब क्या 5 इस सेट को बिलोंग करता है? नहीं करता। यानी कि इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं? इसका आप आंसर दे सकते हैं कि ये फॉल्स है। इसका मतलब ये प्रपोजिशन है, क्योंकि इसका आंसर ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, तो प्रपोजिशन होगा। देखिए ई प्रपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट अ हिट। अब देखो यहां पर ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसका मतलब ये प्रपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि आप इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते। आगे देखिए नेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चन। तो एक अगेन क्या है? ये एक ऑर्डर है, ये एक कमांड है, ये है ना। तो इट इज नॉट अ प्रपोजिशन, है ना, क्योंकि यहां पर आप नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, 5 + 6 = 12। अब 5 + 6 तो 11 होता है, इक्वल टू में लिखा 12। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये प्रपोजिशन है। और कैसा प्रपोजिशन है? इसके ट्रूथ वैल्यू क्या है? इसकी ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। तो आंसर इसका क्या होगा? प्रपोजिशन। और ट्रूथ वैल्यू देखिए, ट्रूथ वैल्यू भी मैं सबके लिख देता हूं यहां पर। टी, राम इज ए नेम, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी है। ट्रूथ वैल्यू टी है, क्योंकि वहां पर ट्रूथ वैल्यू भी पूछी है। प्लीज सबमिट योर प्रपोजल, ये तो है ही नहीं। देखिए ट्रूथ वैल्यू उसी की बतानी जो प्रपोजिशन होगा। 4 इज इवन, यानी कि यहां पर 4 इज इवन, इसका मतलब ये क्या है? इसकी ट्रूथ वैल्यू 2 है। ये प्रपोजिशन है, लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। एच में देखो, इसकी ट्रूथ वैल्यू भी क्या है? फॉल्स है। एच, FGH, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। अच्छा जी, हाँ जी तो था ही नहीं, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। उसके बाद बाय 2 सिनेमा टिकट फॉर फ्राइडे, तो अगेन आप नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये भी क्या हो गया आपका? नॉट प्रपोजिशन। तो देखो यहां पर नॉट अ प्रपोजिशन। मे गॉड ब्लेस यू, अगेन इट इज अ विश, और ये भी क्या होगा? नॉट अ प्रपोजिशन होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रपोजिशन है क्या, है ना। प्रपोजिशन मतलब ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन की। देखिए प्रपोजिशन 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप हैं? सिंपल प्रपोजिशन और कंपाउंड प्रपोजिशन। देखिए सिंपल प्रपोजिशन को हम केवल प्रपोजिशन भी कह सकते हैं, या इसको एटॉमिक प्रपोजिशन कहा जाता है। और जो कंपाउंड प्रपोजिशन है उसको मॉलिक्यूलर प्रपोजिशन या कंपोजिट प्रपोजिशन कहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जनरली जो एग्जाम में आता है नाम से, वो या तो यहाँ पर सिंपल प्रपोजिशन या प्रपोजिशन लिखा होगा और यहाँ पर कंपाउंड प्रपोजिशन होगा। अब ध्यान दीजिएगा जरा, सिंपल प्रोपोजिशन और कंपाउंड प्रोपोजिशन की डेफिनेशन को समझते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, देखिए नाउ सिंपल प्रोपोजिशन, a proposition consisting of only a single propositional variable or single propositional constant are called simple proposition और proposition। देखिए सिंपल, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये, ऐसा प्रपोजिशन जिसमें केवल एक ही प्रपोजिशनल वेरिएबल हो, एक ही प्रपोजिशनल वेरिएबल हो। यानी कि देखिए जो एक ऐसा प्रोपोजिशन जहां पर केवल एक ही सेंटेंस हो, एक ही स्टेटमेंट हो, एक ही स्टेटमेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल प्रपोजिशन कहेंगे। तो अब प्रपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ सिंगल प्रपोजिशनल वेरिएबल, यानी कि ऐसा प्रपोजिशन जहां पर केवल एक ही वेरिएबल आ रहा है, एक ही प्रपोजिशनल वेरिएबल है। जैसे वहां पर हम बात कर रहे थे PQR की, अगर मान लीजिए किसी स्टेटमेंट में केवल एक ही वेरिएबल आ रहा है, आइदर P, आइदर Q और आइदर R, एक ही आ रहा है, तो वो सिंपल होगा। कैसा होगा? सिंपल प्रपोजिशन होगा। या फिर आप इसको इसी तरह से, इस तरह से समझ सकते हैं, और सिंगल प्रपोजिशनल कांस्टेंट, है ना, यानी कि उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, एक ही है, या तो ट्रू या फॉल्स, इज कॉल्ड एन सिंपल प्रपोजिशन और प्रपोजिशन। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है, द सन राइजेस इन द वेस्ट, इट इज अ प्रपोजिशन। और ये कैसा प्रपोजिशन है? सिंपल प्रपोजिशन है, क्योंकि हम इस स्टेटमेंट को P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहां पर केवल एक ही प्रपोजिशनल वेरिएबल का यूज करा, P का। देखो इसके लिए केवल एक ही प्रपोजिशनल वेरिएबल यूज हो रहा है,
पी, और कोई तो यूज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? सिंपल स्टेटमेंट हो गया, सिंपल प्रोपोजिशन हो गया। दिल्ली इज इन इंडिया, अगेन हम इसको एक ही वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये कैसा है? सिंपल प्रोपोजिशन है। देखिए ये जो प्रोपोजिशन है सिंपल और कंपाउंड, अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सिंपल प्रोपोजिशन क्या है और कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या है। तो अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन की। नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां पर दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोपोजिशन को क्या करा जाएगा? ज्वाइन किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, है ना। देखिए अब प्रोपोजिशन ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्रोपोजिशन, यानी कि जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है वो दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशन को कंबाइन करके मिलता है। यानी कि आप जब दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोपोजिशन को कंबाइन करेंगे तो आपको कंपाउंड प्रोपोजिशन मिलेगा। और कंपाउंड प्रोपोजिशन में जनरली क्या होगा? एक से ज्यादा प्रोपोजिशनल वेरिएबल यूज होंगे। ध्यान दीजिएगा, अ प्रोपोजिशन ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्रोपोजिशन बाय मींस ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव। अब देखो अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिव, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? लॉजिकल कनेक्टिव्स है। तो आपको ये जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो अ प्रोपोजिशन ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्रोपोजिशन बाय मींस ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स और देखिए और निगेटिंग अ सिंगल प्रोपोजिशन, निगेटिंग अ सिंगल प्रोपोजिशन, यानी कि जो कंपाउंड प्रोपोजिशन होगा वो दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोपोजिशन को कंबाइन करके मिलेगा। बात समझ में आ रही है? या फिर कुछ कंपाउंड प्रोपोजिशन ऐसे भी होंगे जहां पर एक ही प्रोपोजिशनल वेरिएबल होगा, लेकिन उस प्रोपोजिशनल वेरिएबल के साथ में क्या होगा? निगेशन लगा होगा। ये निगेशन क्या है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए कंपाउंड प्रोपोजिशन के यहां पर दो एग्जांपल दिए हैं, ये आपको थोड़ा सा समझ में आएंगे। ध्यान दीजिए, देखिए क्या है पहला एग्जांपल, जॉन इज इंटेलिजेंट और स्टडीज एवरी नाइट। अगर आप यहां पर ध्यान दें तो यहां पर आपके पास दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जॉन इज इंटेलिजेंट, तो मान लीजिए इस स्टेटमेंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया पी से, इसको किससे डिनोट कर दिया? पी से। दूसरा स्टेटमेंट है यहां पर स्टडीज एवरी नाइट, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्यू से, और बीच में क्या है? और है। बीच में क्या है? और है। और आपको याद होगा और के लिए हम किसका यूज करते हैं? ज्वाइन का। देखिए हमने ये पढ़ा था, ये किसका सिंबल है? ज्वाइन का सिंबल है। क्या सिंबल है? ज्वाइन का। तो ये हम पढ़ चुके हैं, जो हमने पिछली यूनिट पढ़ी है वहां पर हम ज्वाइन को पढ़ चुके हैं। ज्वाइन का हम यूज करते हैं और के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखो बीच में क्योंकि और आ रहा है, और के लिए क्या यूज होगा? ज्वाइन यूज होगा। तो पी ज्वाइन क्यू, यानी कि देखो अब इस वाले स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो प्रोपोजिशनल वेरिएबल का यूज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो ये स्टेटमेंट है, एक्चुअल में जो कंपाउंड, ये क्या है? प्रपोजिशन है। और कैसा प्रपोजिशन है? दो या दो से ज्यादा कंपोजिशन को कंबाइन करके बनाया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो प्रोपोजिशन को कंबाइन करके एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाया गया है। तो इसके लिए कितने प्रोपोजिशनल वेरिएबल यूज हो रहे हैं? दो। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P ज्वाइन Q इक्वल टू जॉन इज इंटेलिजेंट और स्टडीज एवरी नाइट। तो मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होगा? दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशन को जब कंबाइन करके एक नया प्रोपोजिशन बनाएंगे तो वो कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द अर्थ इज राउंड। देखिए एक सेंटेंस यहां पर, एक स्टेटमेंट यहां पर पूरा हो गया कि द अर्थ इज राउंड। मान लीजिए इसको मैंने रिप्रेजेंट किया P से, revolves around the sun। अगेन सेकेंड स्टेटमेंट, इसको हमने रिप्रेजेंट किया Q से, है ना। तो यहां पर देखो बीच में आ रहा है एंड, और आपको याद होगा एंड के लिए हम यूज करते हैं मीट का। देखिए एक्चुअल में यहां पर ज्वाइन और मीट हम इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन क्योंकि अभी मैंने आपको कनेक्टिव्स नहीं पढ़ाए हैं इसलिए मैं यहां पर ज्वाइन और मीट बोल रहा हूं। थोड़ी देर के बाद हम इनके दूसरे नाम की बात करेंगे। तो द अर्थ इज राउंड एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो क्योंकि यहां पर एंड आ रहा है तो एंड के लिए आता है मीट का सिंबल। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P मीट Q इक्वल टू द अर्थ इज राउंड एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो दिस आर द कंपाउंड प्रपोजिशन। तो ये कैसे प्रपोजिशन है? ये कंपाउंड प्रपोजिशन है।
आगे बढ़ते हैं और अब हम यहां पर बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, लॉजिकल कनेक्टर्स और लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए बहुत ध्यान से इनको समझना है क्योंकि पूरी यूनिट के अंदर ये लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज होंगे, इस पूरी यूनिट में ये कनेक्टिव्स यूज होंगे। तो देखिए यूनिट बहुत आसान है, एक एक चीज को ध्यान से समझते चलेंगे तो इस यूनिट में आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे। बहुत आसान ये यूनिट है, ध्यान दीजिएगा। लॉजिकल कनेक्टिव्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स ये होते क्या है, ध्यान दीजिए यहां पर। देखिए द वर्ड्स और सिंबल यूज टू फॉर्म कंपाउंड प्रोपोजिशन आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। यानी कि ऐसे सिंबल या ऐसे वर्ड्स जो कि कंपाउंड प्रोपोजिशन को बनाने में हेल्प करते हैं उनको हम लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। जैसे अभी अभी हमने यहां पर देखा, यहां पर देखो ये जो और वर्ड है और ये जो एंड वर्ड है, ये और वर्ड क्या कर रहा है, कंपाउंड प्रोपोजिशन बना रहा है। इस और की वजह से ये स्टेटमेंट कैसा हो गया या ये प्रोपोजिशन कैसा हो गया, कंपाउंड प्रोपोजिशन हो गया। यहां पर इस एंड की वजह से ये क्या हो गया, कंपाउंड प्रोपोजिशन हो गया। तो देखो वही यहां पर लिखा है, द वर्ड्स और सिंबल। देखिए यहां पर और एंड क्या है, वर्ड्स है, और ये दोनों क्या है, सिंबल है ना। द वर्ड्स और सिंबल यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड प्रोपोजिशन आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे वर्ड्स या सिंबल जो कि कंपाउंड प्रोपोजिशन को बनाने में हेल्प करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स या लॉजिकल ऑपरेटर उनको कहा जाता है। देयर आर 5 बेसिक कनेक्टिव्स कॉल्ड, देखिए हमें क्या करना है, टोटल हमारे पास 5 बेसिक कनेक्टिव्स हैं, और भी होते हैं लेकिन बेसिक कितने हैं, 5 है। कौन कौन से, निगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल और बाई कंडीशनल। और ये जो हमारे पास 5 बेसिक कनेक्टिव्स हैं इनको हमें बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ध्यान दीजिएगा इस टेबल के अंदर, टेबल ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स विद देयर सिंबल, तो यहां पर ये टेबल, इस टेबल को ध्यान से देखिए और ये टेबल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आनी भी चाहिए और आपको ये सारे सिंबल याद भी रहने चाहिए। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहला कनेक्टिव आ रहा है निगेशन। क्या है, निगेशन। अब ध्यान देना जरा निगेशन पे। तो निगेशन का जो सिंबल होता है, देखिए सिंबल दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, या तो आप इसको इस तरह से, ये कैसा सिंबल है, इस तरह से, दिस इज द निगेशन, या फिर ऐसे बनाएंगे। तो दो तरीके से सिंबल बनाते हैं निगेशन के लिए। तो जनरली हम पहले वाले सिंबल का यूज करेंगे, इस वाले सिंबल का, है ना। तो निगेशन के ये तो हो गए सिंबल। अब कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड ये तो सिंबल है, वर्ड क्या होगा, तो निगेशन के लिए जो वर्ड होता है वो होता है नॉट। यानी कि जहां पर नॉट होगा वहां पर निगेशन आएगा। क्लियर होगी बात। तो निगेशन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, नॉट, और सिंबल क्या यूज होता है, ये दोनों होते हैं। नाउ सेकंड, कंजक्शन, इसकी बात कर रहे हैं, कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब, कंजक्शन का सिंबल यहां पर क्या होता है, मीट का सिंबल होता है। एक्चुअल में जो जिसको हम पहले लास्ट यूनिट तक मीट कह रहे थे उसी को अब यहां पर हम कंजक्शन कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहां पर ये जो आपका मीट का सिंबल है इसको यहां पर इस यूनिट के अंदर हम क्या कहने वाले हैं, कंजक्शन बोलने वाले हैं इसको। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि यहां पर जो मीट का सिंबल है इसका जो नाम होगा यहां पर वो क्या होगा, कंजक्शन होगा। और कंजक्शन के लिए वर्ड कौन सा यूज होगा, वर्ड यूज होगा एंड। आप देख सकते हैं यहां पर एंड था इसीलिए हमने यहां पर कंजक्शन का यूज करा। ठीक है, तो कंजक्शन के लिए सिंबल कंजक्शन का ये होगा और कनेक्टिव वर्ड यहां पर एंड होगा। नाउ डिसजंक्शन, वैसे हम कंजक्शन डिसजंक्शन प्रीवियस यूनिट में बात कर चुके हैं इनकी ना। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन मतलब इसका सिंबल वही होगा जो ज्वाइन का सिंबल होता है। इसका सिंबल ज्वाइन का, और वर्ड इसके लिए आएगा और, यानी कि जहां पर और होगा वहां पर सिंबल आप ज्वाइन यूज करेंगे, जहां पर वर्ड एंड होगा वहां पर आप सिंबल मीट यूज करेंगे। इसको कंजक्शन कहेंगे, यहां पर इसको डिसजंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट, कंडीशनल। अब देखिए कंडीशनल के लिए सिंबल क्या यूज होगा, देखिए कंडीशनल के लिए ये सिंगल एरो या फिर ये दो तरह के सिंबल यहां पर यूज होंगे। और मैथमेटिक्स में हम इस सिंबल को यूज भी करते आते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन दोनों सिंबल का मैथमेटिक्स के अंदर भी हम, है ना। तो ये हमारे किसके सिंबल है, कंडीशनल के सिंबल है। और अगर हम वर्ड की बात करें, कनेक्टिव वर्ड की बात करें, तो ये वाला जो सिंबल है, ये दोनों जो सिंबल हम यूज करते हैं कब, जब इफ और देन, यानी कि बीच में कोई स्टेटमेंट आएगा, बीच में कोई सेंटेंस आएगा, इफ और देन, तो जहां पर इफ और देन आएंगे वहां पर हम इनका यूज करेंगे। क्लियर है। और ये तो आप जानते ही हैं डबल एरो वाला, इफ एंड ओनली इफ, या तो आई डबल एफ लिखेंगे या इफ एंड ओनली इफ लिखेंगे, दोनों का मतलब एक ही है ना। तो आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। तो यहां पर ये तो वर्ड हो गया,
और ये हमारा सिंबल हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं, बाई कंडीशनल, और इसको कहते हैं कंडीशनल। देखिए यहां पर जो आपको 5 बेसिक कनेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी यूनिट में इनका यूज होना है। तो इसलिए बहुत अच्छे से इनको आप क्या कर लीजिए, समझ लीजिए, और इनको लिखने की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बार बार इनको लिख के देखिए, क्योंकि इनका यूज हमें बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, आज के लेक्चर में तो मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आ जाए। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, इन सब के लिए हम ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे। देखिए इस यूनिट के अंदर हमें सबसे ज्यादा यूज करना है ट्रुथ टेबल का। तो हमें क्या करना है, इन सभी कनेक्टिव्स के लिए, सभी लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए ट्रुथ टेबल बनाना सीखना है। लेकिन ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में कुछ और हम थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से हमें क्लियर हो जाए और आगे के लेक्चर्स में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन, मैंने 2-3 क्वेश्चन यहां पर लिए हैं कि जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, या उसको किस तरह से क्वेश्चन में यूज करना है, वो आपको समझ में आ जाए। ध्यान दीजिए यहां पर ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो शायद यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम यूनिट में आगे बढ़ेंगे ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आगे जाकर के हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जहां पर हमें कुछ आर्ग्यूमेंट दिए होते हैं, ठीक है ना, और उनको हमें प्रूव करना होता है। तो वहां पर क्या होता है, क्वेश्चन आपको थ्योरी की फॉर्म में दिया होता है, पहले आप उसको कन्वर्ट करना पड़ता है सिंबॉलिक फॉर्म में, और उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या सिंबॉलिक फॉर्म में अगर स्टेटमेंट दिया होगा तो उसे हम वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए क्या है यहां पर, कंसीडर द फॉलोइंग। तो यहां पर देखो 2 स्टेटमेंट है जिनको हमें कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट है पी, पी का मतलब है यहां पर दिस कंप्यूटर इज गुड, और क्यू का मतलब है दिस कंप्यूटर इज चीप। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, दिस कंप्यूटर इज गुड, सीधी सी बात है ये स्टेटमेंट है, इसका जो इसको या तो ये आइदर इट इज ट्रू और आइदर इट इज फॉल्स। दिस कंप्यूटर इज चीप, तो यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्लियर हो गया। आगे देखो क्या कहा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। अब यहां पर कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। पी का मतलब समझ लीजिए, पी का मतलब है दिस कंप्यूटर इज गुड, और क्यू का मतलब है दिस कंप्यूटर इज चीप ना। पहला स्टेटमेंट देखिए जरा, दिस कंप्यूटर इज गुड एंड चीप। अब देखो यहां पर ये कंपाउंड प्रपोजिशन हो गया। कैसा प्रपोजिशन हो गया, ये कंपाउंड प्रपोजिशन या कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया ये। तो अगर आप ध्यान दें, दिस कंप्यूटर इज गुड, दिस कंप्यूटर इज गुड, यानी कि यहां पर पी की बात हो रही है, ये क्या है पी। एंड चीप, देखो यहां पर एंड चीप मतलब यहां पर क्यू की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है क्यू की, और बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। एंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंजक्शन। क्या यूज करते हैं, कंजक्शन। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी कंजक्शन क्यू, है ना, पी कंजक्शन क्यू, या हम इसको रीड करते हैं पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखो दिस कंप्यूटर इज गुड, इसका मतलब पी आ गया, एंड चीप। अब ऐसा नहीं है कि जरूरी आप ये सोचे कि सर यहाँ पर तो ऐसा होना चाहिए था एंड दिस कंप्यूटर इज, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, दिस कंप्यूटर एक बार आ चुका है। तो दिस कंप्यूटर इज गुड एंड चीप, तो इसका मतलब पी कंजक्शन क्यू। देखो इसका आंसर यही लिखा, पी कंजक्शन क्यू। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो जरा, दिस कंप्यूटर इज नॉट गुड। अब देखो यहां ध्यान देना जरा, दिस कंप्यूटर इज नॉट गुड, इसका मतलब यहां पर लिखा था दिस कंप्यूटर इज गुड, लेकिन वो कह रहा नॉट गुड। तो वापस आते हैं, देखो निगेशन, निगेशन मतलब नॉट, है ना। तो अब यहां पर देखो नॉट गुड का मतलब क्या है, कि ये जो पी स्टेटमेंट है, यानी कि यहां पर इसके निगेशन की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है इसके निगेशन की। तो इसका मतलब हो गया निगेशन बट चीप। तो देखो सेकंड वाला तो ठीक है क्यू, बट यहां पर चीप, तो ये क्या आ जाएगा क्यू। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें, इस स्टेटमेंट का अगर आप मीनिंग समझे, तो यहां पर बट का मतलब भी एक तरह से एंड ही है ना। तो दिस कंप्यूटर इज नॉट गुड बट चीप, तो यहां पर जहां पर बट आपको दिखाई देगा वहां पर बट का मतलब आपको क्या समझना है, एंड ही समझना है। क्योंकि अगर आप इस स्टेटमेंट का मीनिंग निकाल के देखेंगे तो यहां पर
एंड का ही मीनिंग आपको दिखाई देगा। तो यानी कि यहां पर अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा, निगेशन पी कंजक्शन क्यू। तो देखो यहां पर वही लिखा होगा, निगेशन पी कंजक्शन क्यू। बात समझ में आ गई ना, इनके बीच में क्या आ जाएगा, कंजक्शन का सिंबल आ जाएगा। तो देखो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है और इनको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बात समझ में आ रही, प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है। प्रपोजिशन बोले या स्टेटमेंट, देखिए यहां पर स्टेटमेंट लिखा, प्रपोजिशन भी लिख सकते थे। दिस कंप्यूटर इज कॉस्टली, अब देखो इसको ध्यान से देखो जरा, दिस कंप्यूटर इज कॉस्टली, जबकि यहां पर क्या लिखा, दिस कंप्यूटर इज चीप। इसका मतलब ये क्यू का निगेशन है। ये किसका निगेशन है, क्यू का। देखो यहां पर क्यू पहले दे दिया, इसका मतलब ये क्या है, क्यू का निगेशन है। दिस इज निगेशन ऑफ क्यू। बट गुड, देखो गुड तो ठीक है, इसका मतलब पी तो ठीक है, और यहां पर बट आ रहा है तो इसका मतलब बीच में क्या आएगा, कंजक्शन। तो इसका मतलब निगेशन क्यू कंजक्शन पी, निगेशन क्यू कंजक्शन पी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्यों लिखा है ऐसा। आगे देखो, दिस कंप्यूटर इज नाइदर गुड नॉर चीप, नाइदर गुड नॉर चीप, इसका मतलब दोनों का ही निगेशन है। भाई यहां पर तो दिस कंप्यूटर इज नाइदर गुड, मतलब गुड भी नहीं है और चीप भी नहीं है, तो दोनों में निगेशन आ गया। और नॉर मतलब एंड ही है बीच में, है ना। तो यहां पर क्या होगा, दिस कंप्यूटर इज नाइदर गुड, इसका मतलब निगेशन पी कंजक्शन और नॉर चीप, यानी कि निगेशन। तो आप देख सकते हैं डी पार्ट, निगेशन पी कंजक्शन निगेशन क्यू। लास्ट वाला पार्ट देखो, दिस कंप्यूटर इज गुड और चीप, देखो गुड भी है यानी कि यहां इसका मतलब हो गया पी, और चीप भी है इसका मतलब हो गया क्यू, और बीच में आ रहा है आर तो इसका मतलब आएगा डिसजंक्शन का सिंबल। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसका यूज आगे चल के बहुत ज्यादा होने वाला है, और एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर हमें पहले स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली भले ही ना पूछे जाएं, लेकिन आगे चल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जहां पर इनका यूज होगा, तो वहां पर फिर से हम एक बार इनको पढ़ेंगे। आगे चलते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर क्या है, आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है और आपको इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ गई ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पी, यहां पर पी जो स्टेटमेंट है उसका मतलब है इट इज 4 o'clock, और क्यू का मतलब है द ट्रेन इज लेट। देन स्टेट इन वर्ड्स द फॉलोइंग रिजल्ट, तो इनको वर्ड्स में लिखना सारे रिजल्ट को। देखो बहुत सिंपल है। पहला देखो, पी डिसजंक्शन क्यू, यानी कि पी और क्यू लिखा है बीच, इसका मतलब क्या होता है और। देखो तो इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इट इज 4 o'clock और द ट्रेन इज लेट। देखो इट इज 4 o'clock और द ट्रेन इज लेट। अगर इसको लिखेंगे तो सेम चीज आ जाएगी, बस बीच में एंड आ जाएगा, इट इज 4 o'clock एंड द ट्रेन इज लेट, 4 o'clock एंड द ट्रेन इज लेट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया। इसको देखो जरा, यहां पर क्या है, देखो पी है, इसका मतलब इट इज 4 o'clock, और यहां पर निगेशन लग गया देखिए, और बीच में कंजक्शन है, तो इट इज 4 o'clock एंड द ट्रेन इज नॉट लेट। निगेशन आ गया ना तो नॉट लगाना पड़ेगा। देखो वही लिखा सी में, इट इज 4 o'clock एंड द ट्रेन इज नॉट लेट। अच्छा, इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो इट इज 4 o'clock एंड द ट्रेन इज नॉट लेट, और इसको और क्या लिखा जा सकता है, इट इज 4 o'clock बट द ट्रेन इज नॉट लेट। देखो यहां पर बट का यूज हो गया, तो मैं पहले भी आपको बता रहा था कि एंड की जगह पर बट का मतलब एंड को रिमूव करके हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें बट लगा सके हम एंड के प्लेस पे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो एंड था, वहां पर बट आ गया, जबकि सेंटेंस दोनों क्या है, सेम है। नेक्स्ट देखिए डी, यहां पर देखो क्यू, और ये है डिसजंक्शन और निगेशन पी। क्यू यानी कि क्यू, ये वाला स्टेटमेंट पहले आएगा, द ट्रेन इज लेट और इट इज नॉट 4 o'clock। देखिए द ट्रेन इज लेट और इट इज नॉट 4 o'clock। तो देख के समझ में आ जाता है कितना सिंपल है ना। यहां पर देखो निगेशन पी है, इसका मतलब इट इज नॉट 4 o'clock एंड द ट्रेन इज लेट। देखो इट इज नॉट 4 o'clock एंड द ट्रेन इज लेट। नेक्स्ट देखिए, यहां दोनों में निगेशन है, इसका मतलब इट इज नॉट 4 o'clock
एंड द ट्रेन इज नॉट लेट। और इसी को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, देखिए कहां गया एफ, एफ देखो, इट इज नॉट 4 o'clock एंड द ट्रेन इज नॉट लेट। और इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पर नॉट आ रहा है तो हम एक ही बार में नाइदर का यूज कर सकते हैं, नाइदर इट इज 4 o'clock नॉट द ट्रेन इज लेट, नॉट द ट्रेन इज लेट। तो याद रखना नाइदर नॉर जहां पर आ रहा है इसका मतलब बीच में वहां पर एंड आएगा, यानी कि वहां पर कंजक्शन का सिंबल आएगा। तो ये बहुत ध्यान से आपको समझने हैं। देखिए आप कोई सामने ये लिखिए, आप इनको देख के ये लिखिए, फिर आप एक काम देखिए, इसी क्वेश्चन से आप 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। एक बार आप इनको लिखिए और इनको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करिए और सिंबॉलिक फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करिए। नेक्स्ट देखो निगेशन पी निगेशन क्यू, ये तो हो गया। आगे देखिए निगेशन पी निगेशन क्यू, यानी कि इसमें इसमें क्या अंतर है भाई, इसमें आ रहा था कंजक्शन, इसमें आ रहा है डिजंक्शन, में क्या आ रहा है डिजंक्शन, यानी कि इसमें बीच में और आएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। देखो कि इट इज नॉट 4 o'clock और द ट्रेन इज नॉट, और द ट्रेन इज नॉट लेट, है ना। तो बीच में क्या आ गया और आ गया, और जब बीच में और आता है और दोनों जगह नॉट आ रहा है तो इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, आइदर इट इज नॉट 4 o'clock और द ट्रेन इज नॉट लेट। तो ये दूसरा तरीका हो गया लिखने का। नेक्स्ट देखो एच, देखो यहां पर क्या है, P कंजक्शन Q है और बाहर उसके निगेशन है, ओवरऑल के बाहर क्या है निगेशन है। तो देखो यानी कि इट इज 4 o'clock एंड द ट्रेन इज नॉट लेट, लेकिन इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले निगेशन का मीनिंग आना चाहिए, जैसे कि एच में देखो इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट, क्योंकि निगेशन आ रहा है ना इसलिए नॉट शुरू में ही आ गया, इट इज नॉट ट्रू दैट इज। देखो अब इसके बाद से अंदर का आ जाएगा, यहां से यहां तक का है ब्रैकेट से बाहर, इट इज नॉट ट्रू दैट, अब इसके बाद इट इज 4 o'clock एंड द ट्रेन इज लेट। तो अगर ओवरऑल बाहर निगेशन आता है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये पूरा देखिए यहां पर देखो आप ये सेंटेंस यहां से यहां तक का सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस इट इज 4 o'clock एंड द ट्रेन इज लेट, ये तो ब्रैकेट के अंदर का सेंटेंस हो गया ना, और उसके बाहर नेगेशन लगाया तो नेगेशन के लिए नॉट तो आएगा ना, इट इज नॉट ट्रू दैट, ठीक है ना। आगे देखो यहां पर देखो, अब आई वाले को समझिए ध्यान से, यहां पर थोड़ा सा अलग है, निगेशन पी और यहां पर आ रहा है ये किसका सिंबल है, कंडीशनल सिंबल आ गया, यानी कि ये इफ और देन के लिए आता है, इफ और देन के लिए। देखो आई इफ इट इज नॉट 4 o'clock देन द ट्रेन इज लेट, देखिए निगेशन भी आ रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट 4 o'clock, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, इफ, पहले इफ लगाना पड़ेगा और फिर देन आएगा। तो इफ इट इज नॉट 4 o'clock देन द ट्रेन इज लेट, क्योंकि यहां पर सिंबल हम बात कर रहे थे, ये वाला जब भी सिंबल आएगा तो यहां पर इफ और देन आएगा, तो पहले इफ आएगा फिर यहां पर एक स्टेटमेंट आ जाएगा इट इज नॉट 4 o'clock, उसके बाद देन आएगा और फिर से आगे स्टेटमेंट आ जाएगा, यहां पर फिर से आगे क्या आएगा स्टेटमेंट आएगा। बोलो क्लियरली समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ यहां तक पहुंच गए थे, ठीक, लास्ट वाला हमारा हो गया। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लग रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत बड़े हम आगे चल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को समझने के लिए इनको समझना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए क्योंकि अभी हम प्रोपोजिशन का बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन, लेट पी, पी का मतलब है यहां पर इट इज कोल्ड और क्यू का मतलब है इट इज रेनिंग, यानी कि सेम है बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन है, इट इज कोल्ड और क्यू का मतलब है इट इज रेनिंग, गिव अ सिंपल वर्बल सेंटेंस विच डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पर देखो फिर से कुछ स्टेटमेंट दे दिए सिंबॉलिक फॉर्म में, हमें उसको वर्बल फॉर्म में यानी कि वर्ड्स की फॉर्म में क्या करना है कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। पहला निगेशन पी, निगेशन पी का मतलब है, देखिए पी का मतलब क्या था इट इज कॉल्ड, अब यहां पर निगेशन है तो नॉट लग जाएगा तो इट इज नॉट कोल्ड, देखो वही लिखा है इट इज नॉट कोल्ड। नेक्स्ट देखिए पी कंजक्शन क्यू, यानी कि पी एंड क्यू, तो यहां पर क्या आएगा इट इज कोल्ड एंड इट इज कोल्ड एंड इट इज रेनिंग, तो पूरा नहीं लिखेंगे इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, क्योंकि इट इज दोनों जगह, देखो भाई इतना तो आपने पढ़ा ही होगा इंग्लिश में कि इट इज को दोनों बार नहीं लिखेंगे, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, तो दोनों सेंटेंस में हमारे आ गए। नेक्स्ट देखो यहां पर क्या हो जाएगा बीच में और आ जाएगा इट इज रेनिंग और, है ना, इट इज कोल्ड और रेनिंग या इट इज रेनिंग, है ना।
तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंग्लिश में पूरी तरीके से ध्यान देना होता है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश आपकी इंग्लिश में अगर थोड़ा बहुत आपको कोई दिक्कत होती भी है तो यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था हमारा टी, और उसके बाद आता है हमारा ये हो गया, हमारे ये भी हो गया, हमारा ये हो गया। यहाँ पर देखो क्यों, अब यहाँ पर देखिए आप, ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ आएगा, है ना। तो डी में देखो इट इज रेनिंग, देखिए यहाँ पर पहले क्यू क्यू है, यहाँ पर ध्यान देना पहले क्यू है, तो क्यू का मतलब इट इज रेनिंग इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि इसका मतलब क्या, इफ एंड ओनली इफ इट इज कोल्ड, इफ एंड ओनली इफ इट इज कोल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कि इफ और देन आएगा, तो पी है पहले, यानी कि इफ इट इज कोल्ड, इफ इट इज कोल्ड कहां गया ई, इफ इट इज कोल्ड, इफ इट इज कोल्ड देन, अब यहां पर निगेशन है, इट इज नॉट रेनिंग, एंड इट इज नॉट रेनिंग। क्लियर हो गया। आगे देखो, यहां देखिए क्यू, क्यू मतलब क्यू, क्यू क्या है, इट इज रेनिंग, और अब यहां पर निगेशन लग गया, इट इज नॉट कोल्ड। देखिए एफ में इट इज रेनिंग और इट इज नॉट कोल्ड। नेक्स्ट देखो निगेशन पी और निगेशन क्यू आ रहा है, यानी कि एंड आएगा बीच में और दोनों जगह क्या आ जाएगा, नॉट। तो उसको देखिए कैसे लिखेंगे, इफ इट इज जी, है ना, इट इज नॉट कोल्ड एंड इट इज नॉट रेनिंग, यहां पर इफ नहीं आएगा, है ना, जी में। तो यहां पर अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए इफ इट इज नॉट कोल्ड एंड इट इज नॉट रेनिंग, और इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, नाइदर इट इज रेन और कोल्ड, है ना, नाइदर इट इज कोल्ड और रेन। यानी कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, जैसे हमने पहले लिखा था ना दो तरीके से, यहाँ पर मैंने एक ही तरीके से लिखा है, लेकिन आप इस तरीके से जहां पर दोनों जगह नॉट आता है, देखो जैसे हमारा यहाँ पर आ रहा था, इट इज नॉट 4 o'clock एंड द ट्रेन इज नॉट लेट, तो नाइदर इट इज 4 o'clock नॉट द ट्रेन इज लेट, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को भी आप नाइदर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा देखिए यहां पर देखो अगेन बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो यहां पर इफ एंड ओनली इफ आएगा, तो इट इज कोल्ड इफ एंड ओनली इफ, इट इज कोल्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट रेनिंग, तो क्या निगेशन, डबल निगेशन आ गया, डबल निगेशन आ गया, है ना। तो देखो डबल निगेशन इट इज नॉट ट्रू, देखिए पहली बात तो डबल निगेशन जब आएगा तो इस तरह से लिखेंगे, मतलब आप इस तरह से इसको समझेंगे, निगेशन क्यों, निगेशन क्यों का मतलब क्या है, इट इज नॉट रेनिंग, तो इट इज नॉट रेनिंग तो इसके लिए आ गया, लेकिन बाहर वाले निगेशन के लिए क्या आएगा, बाहर वाले के लिए आएगा इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू दैट इट इज नॉट रेनिंग, दैट इट इज नॉट रेनिंग। अब यहां पर देखो जे, यहां पर अब देखो यहां पर आपके पास कंजक्शन भी है, निगेशन भी है और कंडीशनल। तो पहले आप इस ब्रैकेट की बात करेंगे, इस ब्रैकेट में अगर आप देखें तो पी इट इज कोल्ड एंड इट इज नॉट रेनिंग, इट इज कोल्ड एंड इट इज नॉट रेनिंग, लेकिन इफ आएगा और फिर देन आएगा, देखो इफ इट इज कोल्ड एंड नॉट रेनिंग देन इट इज कोल्ड, एंड इट इज कोल्ड। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसके साथ आप इफ, क्योंकि यहाँ पर ये भी है स्टेटमेंट, तो इसलिए आपका इफ और देन भी आना जरूरी है इसके लिए। लास्ट वाला देखिए यहाँ पर डबल निगेशन आ गया पी के साथ में, तो एक तो निगेशन पी हो गया यानी कि इट इज नॉट कोल्ड, और उसके बाद आ जाएगा इट इज नॉट ट्रू, है ना। तो के में देखिए इट इज नॉट ट्रू दैट इज इट इज नॉट कोल्ड, और लास्ट वाले में अगर आप देखें पी, देखिए ये और ये लगभग सेम है, बस वहां पर क्यू था यहाँ पर पी है, यानी कि इट इज नॉट रेनिंग, इट इज रेनिंग, पी का मतलब इट इज रेनिंग एंड इसका निगेशन क्यू का मतलब नॉट कोल्ड, देन देखिए यहां पर इफ आ गया और देन इट इज रेनिंग। इस तरीके से हम सभी स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो देखिए ये जो मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन बताए, इन दोनों तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन यहाँ पर डीपीपी में है, इसका सॉल्यूशन भी नीचे लिखा हुआ है, जस्ट आपको मैंने यहाँ पर तीन क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, आराम से बैठ के तीनों को समझना, बहुत सिंपल है, और अगर ये तीनों आपको समझ में आ जाते हैं तो आगे आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे देखिए ये जो यूनिट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे के तरीके से ये समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रूथ टेबल की बात करेंगे, जिन लॉजिकल कनेक्टिव्स की आज हम बात कर रहे थे, जो हमारे पास 5 बेसिक लॉजिक कनेक्टिव्स हैं,
उनकी ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, तो ट्रूथ टेबल बनाना सीखेंगे और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो अभी आज का लेक्चर जो हमने पढ़ा है इसमें से इसको एक बार रिवाइज करिए, इसमें जो मैंने बेसिक बातें आपको बताई हैं उनको एक बार प्रैक्टिस करिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रूथ टेबल बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आप इनको एक बार प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।